आज आपण या व्हिडिओमध्ये मॅथमॅटिक्स पार्ट 1 चं नवीन चॅप्टर सुरू करणार आहोत, सेकंड नंबरचं, ज्याचं नाव आहे ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट. आता ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो आहे ना, हा तुमच्यासाठी नवीन नाही आहे. याच्यापूर्वी तुम्ही क्लासमध्ये 10th क्लासमध्ये ट्रिग्नोमेट्री हे चॅप्टर शिकले आहे आणि या ट्रिग्नोमेट्रीचं मिनिंग काय होतं ते आपण पहिले पाहणार आहोत. आणि सुरुवातीला 10th क्लासमध्ये काय काय बेसिक तुम्ही पाहिलेलं आहे ते मी तुम्हाला सांगतो आहे आणि नंतर मग पुन्हा 11th स्टँडर्डमध्ये या ट्रिग्नोमेट्रीचे जे फॉर्म्युले आहेत ते कसे डिफाईन केलेले आहेत ते आपण पुन्हा एकदा रिपीट करणार आहोत. जर 10th क्लासमध्ये असताना तुम्ही या चॅप्टरकडे दुर्लक्ष केलं असेल, ट्रिग्नोमेट्री या चॅप्टरकडे जर दुर्लक्ष केलं असेल तर काही हरकत नाही. प्रत्येक पॉईंट, प्रत्येक कन्सेप्ट, प्रत्येक डेफिनेशन जे आहे मी तुम्हाला ती एक्सप्लेन करून सांगणार आहोत. पण आता जे सांगतो आहे ना ते व्यवस्थित समजून घ्या, कारण 12thमधला जो सेकंड पार्ट आहे, 12thमधला जो सेकंड पेपर आहे तो पूर्णपणे या ट्रिग्नोमेट्रीवर डिपेंड आहे. जसं अल्जेब्रा आणि जॉमेट्रीचे पेपर असतात, अशाच प्रकारे इथे एक कॅल्क्युलस नावाचा पेपर येतो, ज्याला अल्जेब्रा आणि जॉमेट्री आपण म्हणतोय ना. 10th क्लासपर्यंत अल्जेब्रा, एक जॉमेट्री. तशाच प्रकारे इथे पार्ट 1 आणि पार्ट 2 राहतात. त्यापैकी जो 12th क्लासमधला पार्ट 2 आहे तो कॅल्क्युलस असतो. त्या कॅल्क्युलसमध्ये लिमिट, कंटिन्युटी, डिफरन्सिएशन्स मीन्स डेरिव्हेटिव्ह, इंटिग्रेशन्स, डिफरन्शियल इक्वेशन्स एवढे चॅप्टर्स असतात. आणि हे चॅप्टरच्या पार्टमध्ये येतात त्या चॅप्टरला म्हटलं जातं कॅल्क्युलस. आणि हा कॅल्क्युलसचा जो पार्ट आहे तो पूर्णपणे टोटली या ट्रिग्नोमेट्रीवर डिपेंड आहे. त्यामुळे या चॅप्टरकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. म्हणजे तुम्हाला जर 12th क्लासमधलं सेकंड पेपर पूर्ण समजून घ्यायचा असेल तर 11thमधलं जे ट्रिग्नोमेट्री आहे ते तुम्हाला यायलाच पाहिजे, समजायलाच पाहिजे, याची प्रॅक्टिस तुम्ही करायलाच पाहिजे. हा बेस आहे. आणि हा जर तुम्ही व्यवस्थित नाही केला, यांच्यामध्ये आलेले फॉर्म्युले जर व्यवस्थित लर्न नाही केले तर तुम्हाला 12thमधला पार्ट 2 जो आहे तो बिलकुलही समजणार नाही. म्हणून काळजीपूर्वक लक्ष द्या. सुरुवात करताना मी 10th क्लासमध्ये तुम्ही जे पाहिलेलं आहे ते परत एकदा रिपीट करतोय आणि नंतर मग इथे जे 11thमध्ये सांगितलेले आहेत फॉर्म्युले ते आपण पाहणार आहोत. पहिले तुम्हाला माहीत पाहिजे की ट्रिग्नोमेट्री काय आहे. ट्रिग्नोमेट्री हा वर्ड 2 वर्डपासून बनलेला आहे. एक आहे ट्रिग्नॉन, दुसरा आहे मेट्रॉन. ट्रिग्नोमेट्री हा वर्ड 2 वर्डपासून बनलेला आहे, ट्रिग्नो आणि दुसरा आहे मेट्रॉन. 2 लॅटिन वर्ड आहेत, ट्रिग्नॉन आणि मेट्रॉन. ट्रिग्नॉन आणि मेट्रॉन म्हणून बनलेला आहे ट्रिग्नोमेट्री. आता यामध्ये ट्रिग्नॉनचा अर्थ काय होतो तर इंग्लिशमध्ये ट्रिग्नॉन याला म्हटलं जातं ट्रायंगल. ट्रिग्नॉन मीन्स ट्रायंगल आणि मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट. मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट. तर ॲक्च्युली ट्रिग्नोमेट्री हा जो वर्ड आहे याचा अर्थ होतो ट्रायंगल मेजरमेंट. काय झालं आहे? ट्रायंगल मेजरमेंट. आता ट्रायंगल मेजरमेंट म्हणजे काय तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे की ट्रायंगलला 3 साईड्स आणि 3 अँगल्स असतात. 3 साईड्स अँड 3 अँगल्स. तर मॅथमॅटिक्सची अशी एक ब्रांच आहे की ज्या ब्रांचमध्ये ट्रायंगलच्या ज्या साईड्स आहेत आणि ट्रायंगलचे जे अँगल्स आहेत यांचा स्टडी केला जातो. मॅथमॅटिक्सची ब्रांच ज्यामध्ये ट्रायंगलच्या साईड्स आणि ट्रायंगलचे अँगल्स यांचा स्टडी केला जातो, अशा मॅथमॅटिक्सच्या ब्रांचला म्हटलं जातं ट्रिग्नोमेट्री. म्हणून याचे डेफिनेशन काय राहणार आहे? द ब्रांच ऑफ मॅथमॅटिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ साइड्स अँड अँगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड ॲज ट्रिग्नोमेट्री. डेफिनेशन्स पुन्हा एकदा रिपीट करतोय. द ब्रांच ऑफ मॅथमॅटिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ साइड्स अँड अँगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड ॲज ट्रिग्नोमेट्री. डेफिनेशन्स पुन्हा एकदा रिपीट करतोय. The branch of mathematics which deals with the study of sides and angles of a triangle is called as trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री 2 वर्डपासून बनलेला आहे, सांगितलं आहे. ट्रिग्नॉन, मेट्रॉन. ट्रिग्नॉनचं मिनिंग ट्रायंगल, मेट्रॉनचं मिनिंग मेजरमेंट. ॲक्च्युअल मिनिंग काय झालं? ट्रायंगल मेजरमेंट. आणि ट्रायंगल मेजरमेंट काय तर ट्रायंगलला साइड्स आणि ट्रायंगलला एंगल्स असतात. की मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है कि जिसमें ट्रायंगल के साइड्स और ट्रायंगल के जो एंगल्स है इनकी स्टडी की जाती, ऐसे मैथमेटिक्स के ब्रांच को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री. ये हो गए डेफिनेशंस ट्रिग्नोमेट्री की. अब देखते हैं कि 10th क्लास में आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कैसे डिफाइन किए थे.
कैसे डेफिनेशंस हैं और कैसे कुछ फॉर्मूले आपने देखे थे, कुछ फॉर्मूले देखे थे शायद, रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, आइडेंटिटीज देखे थे, तो वो एक बार मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ और फिर 11th क्लास में ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फिर से कैसे डिफाइन किए ये बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्री। अब ये जो रेशोज डिफाइन किए थे ना, ये पूरे राइट एंगल ट्रायंगल में है। आपको राइट एंगल ट्रायंगल पता होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल, 3 एंगल में से एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल निकालने वाला हूँ और ये जो रेशोज डिफाइन किए ये पूरे राइट एंगल ट्रायंगल में डिफाइन किए। ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। इन दिस ट्रायंगल एंगल बी इज 90 डिग्री, एंगल बी is equal to 90 degree in triangle ABC. Measure of angle ABC is equal to 90 degree। तो ये ट्रायंगल हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल अगर 90 डिग्री का है, 3 में से एक एंगल अगर 90 डिग्री का है, तो बाकी जो दो एंगल है ए और सी, इनकी सम 90 डिग्री होगी। अभी ये एक्यूट एंगल हो गए, ए और सी एक्यूट एंगल है, तो इसमें से एंगल सी मैंने मान लिया कि ये थीटा है, एंगल सी है थीटा। यह एंगल 90 डिग्री का है, ये सी एंगल थीटा ले लिया, तो ये होगा 90 माइनस थीटा। इसका जो मेजरमेंट है ये रहेगा 90 माइनस थीटा, वो बाद में लिखेंगे। अब इसमें ये थीटा एंगल है, तो थीटा की ये हो गए अपोजिट साइड। AB is the opposite side of angle theta। BC ये हो गए adjacent side of theta, और ये होगा hypotenuse of the triangle। 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड रहती है इसको बोलते हैं hypotenuse, इसको बोलते हैं hypotenuse of the triangle। तो ये पूरे की जो साइड मैंने यहाँ पे लिखे थे ये रिलेटेड टू एंगल थीटा है, ये एंगल सी है थीटा, तो इसकी अपोजिट साइड ये हो गई ए बी, इसकी एडजेसेंट साइड है बी सी, और ये हो गया हाइपोटेनियस। अभी जो 3 साइड्स है, इन 3 साइड्स के रेशो कैसे लिख सकते हैं? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ये एक रेशो हो गया। दूसरा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ये दूसरा रेशो हो गया। तीसरा ऐसे भी लिख सकते हैं अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ये तीसरा रेशो हो गया। फिर हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड एक रेशो हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड ये एक रेशो हो गया, और एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड ये एक रेशो हो गया था। तो अब देखो, मैंने अगर अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस का रेशो ले लिया, पहले वाला रेशो अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस, ये रेशो अगर ले लिया, तो ये अपोजिट साइड का नाम क्या होगा? ए बी, और हाइपोटेनियस कौन है? ए सी। तो ये 2 साइड का रेशो हो गया ए बी अपॉन ए सी। ये जो भी रेशो है ये अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस का है, ए बी अपॉन ए सी। तो ये 2 साइड का रेशो है, तो इस रेशो को कुछ तो भी नाम देना चाहिए। और ये ए बी साइड जो है ये अपोजिट साइड किसकी है? थीटा की। ये क्या है? हाइपोटेनियस है। तो ये जो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस है ना, इस रेशो का नाम है साइन, और इसकी स्पेलिंग है SINE। ये जो रेशो है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, इसका स्पेलिंग है SINE करके इसको साइन बोलते हैं। लेकिन ये जो साइन है इसमें का जो ई है ये निकाल दिया, और ये SIN, तो इसको सीन नहीं बोलते, साइन ही बोलते, ई नहीं है लेकिन साइन ही बोलना है आपको। और ये साइन रेशो है, लेकिन साइड ए बी अपोजिट टू एंगल थीटा है, तो यहाँ पे लिखते वक्त आपको लिखना है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ये हो गया फर्स्ट रेशो। अब नंबर 2, दूसरा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसा अगर लिख दिया मैंने, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट साइड कौन है? BC, हाइपोटेनियस कौन है? AC।
तो जब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस है, ये जो रेशो है इसका नाम हो गया कोसाइन। ये जो रेशो है ना इसका नाम है कोसाइन। अब ये जो कोसाइन है, इस कोसाइन रेशो को इन शॉर्ट में लिखते हैं। इसका जो आई एन ई है ये निकाल दिया और ये रेशो आई एन ई निकाल दिया तो हो गया कॉस। कॉस हो गया, और कॉस एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस है, लेकिन यहाँ पे बी सी अपॉन ए सी है, तो बी सी ये एडजेसेंट साइड किसकी है? एडजेसेंट साइड थीटा एंगल की एडजेसेंट साइड है। ये एंगल की ए की एडजेसेंट साइड नहीं है, थीटा की एडजेसेंट साइड है। तो इसको लिखते वक्त ऐसा लिखना है कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। ये हो गया दूसरा रेशो। अब तीसरी पॉसिबिलिटी देखो, पहला क्या लिया? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, बाद में लिया एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब लेंगे अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ये एक रेशो हो गया। अपोजिट साइड कौन है? ए बी। एडजेसेंट साइड कौन है? बी सी। तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ये जो रेशो है इसको बोलते हैं टेंजेंट। इसको बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट TANGENT, ये टेंजेंट रेशो हो गया। अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ये जो रेशो है इसका नाम है टेंजेंट रेशो। अब ये टेंजेंट रेशो में से ये GENT निकाल दिया और ये हो गया tan। अब ये AB और BC अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड कौन से एंगल की है? थीटा। तो इसको लिखते वक्त लिखेंगे tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC, दैट इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ये हो गया तीसरा रेशो। अब नंबर 4। अब नंबर 4 अगर मैंने इसको ही उल्टा कर दिया, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड की जगह मैंने एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड लिख दिया। एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड ऐसा लिख दिया, तो ये जो रेशो है ये आएगा BC अपॉन AB। इस रेशो का नाम है कोटेंजेंट। इसको बोलते हैं कोटेंजेंट। अभी जो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट ये हो गया कोटेंजेंट। अब ये जो कोटेंजेंट रेशो है इसमें का ANGENT को निकाल दिया और ये हो गया कॉट। अब ये BC और AB, BC किसकी एडजेसेंट साइड है? थीटा की। AB किसके अपोजिट साइड है? थीटा की। तो इस रेशो को लिखते हैं कॉट थीटा। पहला हो गया साइन थीटा, दूसरा हो गया कॉस थीटा, तीसरा हो गया tan थीटा और चौथा हो गया कॉट थीटा। साइन का फॉर्मूला अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का फॉर्मूला आ गया एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, tan का फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड और कॉट का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। और ये जो एंगल यहाँ पे है ना, ये एक्यूट एंगल है थीटा। ये होगा नंबर 4। अब दो पॉसिबिलिटी और बाकी है, नंबर 5। अब हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड या तो फिर हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड पहले लिखते। हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। हाइपोटेनियस कौन है? AC अपॉन अपोजिट साइड कौन है? एडजेसेंट साइड। पहले हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड लिखते हैं। एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड है BC। तो ये जो रेशो है ना हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, इसका नाम है सेकेंड। सेकेंड SECANT, सेकेंड। लेकिन ये जो रेशो है इसमें का ANT जो है निकाल दिया और ये रेशो हो गया सेक। ये हो गया रेशो है, साइड का रेशो है सेक। अब ये हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड BC है और BC एडजेसेंट साइड कौन सा एंगल की है? थीटा की। तो इसको लिखेंगे सेक थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, दैट इज AC अपॉन BC। ये होगा। और नंबर 6 नंबर, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। हाइपोटेनियस कौन है? AC। अपोजिट साइड कौन है? अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, ये AB। तो ये जो रेशो है AC अपॉन AB, दैट इज हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड्स, इस रेशो का नाम है कोसेकंट। इस रेशो का नाम है कोसेकंट। ये हो गया कोसेकंट। इसमें का
ए एन टी निकाल दिया और ये रेशो बन गया कोसेक और एंगल थीटा। तो ये 6 पॉसिबिलिटी है। जो राइट एंगल ट्रायंगल लिया था इसको 3 साइड्स थी और ये 3 साइड्स के 6 रेशो आप लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है नहीं। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये हो गए 3। फिर बाद में हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड। इससे ज़्यादा की पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो ये पूरे के पूरे साइड्स के रेशो है, ये सब रेशो है। जब एक साइड को दूसरे साइड से डिवाइड करते तो वो रेशो बन जाता है। और ये जो रेशो है इनके नाम मैंने आपको बता दिए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ये ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशो है, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अब आगे चल के 11th स्टैंडर्ड में जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की जगह पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बोलते हैं। तो इसको फिर से हम रीडिफाइन करने वाले हैं। तो वो डेफिनेशंस देखने के लिए आपको ये जो 10th क्लास तक आपने ट्रिग्नोमेट्री देखा, ये रेशो आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे टोटल 6 रेशोज हैं ट्रिग्नोमेट्री में, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। अब साइन का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। टैन जो रेशो है इसका फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। कॉट का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। सेक का फॉर्मूला है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड और कोसेक का फॉर्मूला है हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। तो ये पूरे 6 फॉर्मूले हो गए, 6 रेशो हो गए, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हो गए, ये आपको पता होना चाहिए। अभी जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है इसके ऊपर कुछ रिलेशंस डिफाइन किए थे, कुछ रिलेशंस थे, तो उसको बोलते हैं रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या तो फिर रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ये जो 6 रेशोज मैंने आपको बताया, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, इनके कुछ रिलेशंस हैं। अब देखो ये जो साइन है ना, पहले वाला साइन, इसका रेसिप्रोकल कोसेक है, इसका रेसिप्रोकल कोसेक है। यानी इन दोनों की अगर आपने मल्टीप्लिकेशन किए तो साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा, इनकी मल्टीप्लिकेशन, इनका जो प्रोडक्ट है ये 1 आता है। साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा, क्योंकि साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा दैट इज ए बी अपॉन ए सी इंटू ए सी अपॉन ए बी। इसमें से ए बी और ए सी कैंसिल हो जाता। यही रिलेशंस अब हम देखने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। आपको तो पता हो गया कि अब 6 रेशोज हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, ये 6 रेशोज हैं। अभी जो 6 रेशोज है इसमें रिलेशंस क्या है, तो रिलेशंस अब हम देखने वाले हैं, क्योंकि 10th क्लास में आपने ये रिलेशंस देखा था और अभी भी आपको वो याद होना चाहिए। इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशंस आगे चल के आएंगे आपको। रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो नंबर 1, एक रेशो है साइन और दूसरा है कोसेक। इन दोनों का रिलेशंस पहले देखते हैं। साइन और कोसेक ये दोनों रेसिप्रोकल रेशो है। इन दोनों की अगर मल्टीप्लिकेशन की है ना तो इसका आंसर मिल जाता 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये होगा पहला रिलेशंस। अब कैसा था वो भी बताता मैं आपको। साइन थीटा बोले तो ये थीटा हो गया, इसका साइन बोले तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड कौन है? ए बी अपॉन हाइपोटेनियस कौन है? ए सी। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। हाइपोटेनियस कौन है? ए सी अपॉन अपोजिट साइड कौन है? ए बी। अब इसमें से ए बी कैंसल, ए सी कैंसल इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये रिलेशंस आपको पता होना चाहिए। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको याद करना है, लर्न करना है। अब ये जो रिलेशंस मैंने आपको बताया इसको और भी 2 तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो इसकी साइड अगर चेंज कर दिए, अब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 है
तो देयरफॉर इस रिलेशंस के ऊपर से आप लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, तो इसकी साइड अगर चेंज कर दिए तो ये रिलेशंस बन गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू अगर लिख दिया तो ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अब क्लास में अगर रहते थे तो ये फॉर्मूले पूरे के पूरे मैं आपसे लर्न करवा के लेता था, लेकिन अभी आपको खुद करना है। जो ये फॉर्मूले लर्न नहीं करेगा उसको आगे के जो भी सम्स है, चाहे 11th के हो चाहे 12th के हो, 12th का तो पूरा पेपर इसी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर डिपेंड है। तो होगा पहला रिलेशंस। अब देखते हैं दूसरा रिलेशंस, नंबर 2। सेकंड नंबर का रिलेशंस, एक रेशो है कॉस थीटा और दूसरा है सेक थीटा। ये दोनों जो रेशो है ना ये रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल बोले तो दोनों की मल्टीप्लिकेशंस 1 आती। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस थीटा, अब देखो थीटा का कॉस रेशो चाहिए तो फॉर्मूला है कॉस का एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड कौन है BC, हाइपोटेनियस कौन है AC। सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनियस कौन है AC, एडजेसेंट साइड कौन है BC। इसमें से BC और AC कैंसिल इज इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर ये जो रिलेशंस है इस रिलेशंस के ऊपर से आप फिर इसको 2 बार लिख सकते हैं। देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। तो सम सॉल्व करते वक्त जहाँ पे भी 1 अपॉन सेक थीटा आएगा वहाँ पे आप कॉस थीटा लिख सकते हैं, और जहाँ 1 अपॉन कॉस थीटा आया वो उस जगह पे आप सेक थीटा लिख सकते हैं। तो 2 रिलेशंस हो गए। नंबर 1 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब तीसरा रिलेशंस, एक रेशो है टैन और दूसरा है कॉट, ये भी रेसिप्रोकल है। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, इनका जो प्रोडक्ट है ये भी 1 आएगा। आप लिख सकते हैं टैन थीटा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, और कॉट थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। तो अपोजिट एडजेसेंट साइड कैंसिल होती इज इक्वल टू 1। तो इसके ऊपर से भी आप 2 रिलेशंस लिख सकते हैं। टैन थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। तो ये जो रिलेशंस थे ये 3 रिलेशंस हो गए, और भी 2 रिलेशंस हैं। 2 रिलेशंस कौन से हैं? तो नंबर 4। अब 4 नंबर का रिलेशंस ऐसा है कि आपने अगर साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किया तो आपको टैन रेशो मिल जाता। साइन अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, दैट इज टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये कैलकुलेट करके देखते हैं। साइन थीटा है, साइन थीटा, साइन का फॉर्मूला अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड कौन है? AB, हाइपोटेनियस कौन है? AC। इसको cos थीटा से डिवाइड किया तो cos थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस BC अपॉन AC। तो इसमें से AC कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू AB अपॉन BC, और AB अपॉन BC ये जो रेशो है ना ये किसका रेशो है? टैन का। यानी AB अपोजिट साइड और BC एडजेसेंट साइड, तो ये अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड ऐसा रेशियो मिल गया। तो ये होगा नंबर 4 का रिलेशन। टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस रिलेशंस को फिर से लिखते हैं। नंबर 4 टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नंबर 5 का रिलेशन है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये जो रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है ये आपके 10th स्टैंडर्ड में हो चुके हैं, ये आपको पता है। मैंने यहाँ पे रिवाइज कर दिया। अब जब हम 11th वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखेंगे उसमें भी आपको ये रिलेशंस देखना है, और उसको मैं फिर से आपको प्रूव करके बताऊंगा। वहाँ पे अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनियस नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम थोड़ा सा
इस रेशो का यूज करके, ये डेफिनेशन का यूज करके ही रीडिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गए 5 रिलेशंस, 1 2 3 4 और 5। ये रिलेशंस आपने पहले देख चुके, और इसके पहले वाले क्लास में आपने क्या देखा था, तो आइडेंटिटीज देखी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कौन सी थी आइडेंटिटीज? इसके पहले वाले क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखी थी, वो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, इसके प्रूफ मैं अभी नहीं बताता। जब हम 11th वाला स्टार्ट करेंगे तब ये आइडेंटिटीज फिर से आने वाली है, घबराने की कोई बात नहीं है। सिर्फ मैं ये रिवाइज कर रहा हूँ कि आपने पहले क्लास में क्या देखा था, फिर से हम रीडिफाइन करने वाले हैं। अभी तक 11th का स्टार्ट नहीं किया, और जिन्होंने 10th क्लास में ये भी नहीं पढ़ा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब हम 11th की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे तब से आपको फिर से अच्छे से ध्यान देना है। देखो, पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी थी tan स्क्वायर थीटा, या तो फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री की 3 आइडेंटिटीज थी। ये थी ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज। ये 3 आइडेंटिटी फिर से हम देखने वाले हैं, और कुछ फॉर्मूले आपने देखे थे वो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। अब देखो, इन दिस ट्रायंगल ABC, एंगल C इज थीटा, ये एंगल B कितना होगा 90, ये थीटा है 90 है, तो एंगल A हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये थीटा का साइन रेशो और 90 डिग्री माइनस थीटा का कॉस रेशो दोनों इक्वल होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो आपने फॉर्मूले देखे होंगे कि साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। दूसरा देखा था कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तीसरा फॉर्मूला देखा होगा tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। चौथा फॉर्मूला देखा होगा कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। नंबर 5 सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। और नंबर 6 फॉर्मूला था कोसेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से हैं तो डिफाइन करके देख सकते हैं। अब देखो, पहले वाला कॉस थीटा, अब कॉस थीटा की वैल्यू अगर आपको लिखना है तो ये थीटा एंगल होगा। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज BC अपॉन AC। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, BC अपॉन AC। अब साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू निकालो, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका साइन होना, तो इसकी अपोजिट साइड अब BC हो गई, इसकी अपोजिट साइड BC है, हाइपोटेन्यूज को ना AC है, तो इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं BC अपॉन AC। कॉस थीटा को भी BC अपॉन AC और साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा को भी BC अपॉन AC लिख सकते हैं। तो ये हो गया पहला फॉर्मूला। सिमिलरली बाकी के जो फॉर्मूले हैं वो आप बता सकते हैं। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्री में आपने 10th क्लास तक देखा था वो एक बार रिवाइज करके मैंने आपको बता दिया। अब हम 11th स्टैंडर्ड का जो ट्रिग्नोमेट्री है वो स्टार्ट करने वाले हैं, और वो स्टार्ट करने के लिए ये जो डेफिनेशंस है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं फिर से एक बार वो डेफिनेशंस रिवाइज करता हूँ कि साइन जो रेशो है ना, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, इस जो रेशो, ये जो रेशो है इसको बोलते हैं साइन रेशो। अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन। दूसरा है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, कोसाइन। अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ये होगा टेंजेंट। अब एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, ये होगा कोटेंजेंट। हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, ये होगा सेकंड। और हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड, ये होगा कोसेकंड। तो ऐसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज थे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का जो ट्रिग्नोमेट्री है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट। इस टॉपिक को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ सर्कल। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है ना, इसको
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बोलते हैं। अब सर्कल, दो टाइप के सर्कल आपको पता होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड सर्कल और दूसरा स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। अब स्टैंडर्ड सर्कल किसको बोलते हैं? देखो, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दो एक्सिस निकालें, एक्स और वाई, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। सबसे पहले देखेंगे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होती है। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इन दोनों एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको बोलते हैं ओरिजिन। ये हो गया ओरिजिन। ये दो जो लाइन है एक्स और वाई, ये लाइन की वजह से ये पूरा प्लेन यानी बोर्ड 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यह है फर्स्ट क्वाड्रंट, ये सेकंड, ये हो गया थर्ड क्वाड्रंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रंट। अभी पूरी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसका डिटेल हम बाद में देखने वाले हैं। अभी ये ओरिजिन है, ये फर्स्ट क्वाड्रंट, सेकंड क्वाड्रंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रंट है। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स और वाई एक्सिस, जो दो एक्सिस है ना, इन दोनों को मिला के दोनों के नाम का जो कॉम्बिनेशन है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये होगी कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें मैं कुछ सर्कल निकालने वाला हूँ। एक सर्कल हो गया, दूसरा सर्कल हो गया, ये और एक सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया और ये सर्कल हो गया। ऐसे कुछ सर्कल मैंने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकाले, ड्रॉ किए। अब इसमें एक सर्कल जो है ये वाला, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सर्कल, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सर्कल। और बाकी जो है ना उसको बोलते हैं जनरल सर्कल। ये और ये हो गए जनरल सर्कल और इस सर्कल को बोलते हैं स्टैंडर्ड सर्कल। अब इसको स्टैंडर्ड सर्कल क्यों बोलते हैं? ये और बाकी जो 4 सर्कल है इसमें क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस ये है कि इसका सेंटर ओरिजिन है और बाकी जो 4 सर्कल है इसका सेंटर ओरिजिन नहीं है। जिस सर्कल का सेंटर ओरिजिन होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सर्कल। अ सर्कल whose center is at origin is called as standard circle. A circle whose center is at origin is called as standard circle. ये सर्कल है, इसका सेंटर ओरिजिन है तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सर्कल। ये नहीं है, इसका सेंटर जो है ओरिजिन नहीं है, इसका सेंटर कौन से क्वाड्रेंट में हो गया? फोर्थ। इसका सेंटर कहाँ पे है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका सेंटर कहाँ पे है? सेकंड में। इसका सेंटर कहाँ पे आता? थर्ड क्वाड्रेंट में। ओरिजिन नहीं है, तो जिसका सेंटर ओरिजिन नहीं उसको बोलते हैं जनरल सर्कल और जिसका सेंटर ओरिजिन है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सर्कल। और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है ना, ये डिफाइन करने के लिए आपको स्टैंडर्ड सर्कल की जरूरत है, स्टैंडर्ड सर्कल। अब दूसरा सर्कल मैं निकालने वाला हूं, ये वाला। ये सर्कल भी स्टैंडर्ड है, इसको कितने भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल निकाल लिए, है ना, रेडियस बढ़ती जाएंगी लेकिन सेंटर तो ओरिजिन ही रहेगा। तो यहाँ पे जितने भी सर्कल ड्रॉ किए 1 2 3 4, ये पूरे के पूरे सर्कल क्या हो गए? स्टैंडर्ड सर्कल। तो इसकी डेफिनेशन बन गई, अ सर्कल हु सेंटर इज एट ओरिजिन इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड सर्कल। अ सर्कल यानी पहला पॉइंट आपको ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट में लिखना है, स्टैंडर्ड सर्कल। स्टैंडर्ड सर्कल तो क्या रहेगी डेफिनेशन? अ सर्कल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन, अ सर्कल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड सर्कल। अ सर्कल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड सर्कल। अ सर्कल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड सर्कल। तो ये हो गया एक डेफिनेशंस। अब दूसरी डेफिनेशन देखना है, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल यानी मैंने यहां पे एक सर्कल निकाला, अब इसका सेंटर चाहे कुछ भी हो, या तो ओरिजिन हो या तो ओरिजिन नहीं हो, लेकिन इस सर्कल की रेडियस अगर 1 यूनिट है, 1 यूनिट बोले तो 1 मिलीमीटर या तो फिर
1 सेंटीमीटर, या तो फिर 1 मीटर, या तो फिर 1 किलोमीटर, चाहे कुछ भी हो, लेकिन यूनिट 1 होना चाहिए। जिस सर्कल की रेडियस 1 होती है उसको बोलते हैं यूनिट सर्कल। जिस सर्कल की रेडियस 1 है, चाहे वो 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर या 1 किलोमीटर हो, लेकिन 1 होना चाहिए, उसको बोलते हैं यूनिट सर्कल। तो इसकी डेफिनेशन बन गई, अ सर्कल whose radius is 1 unit is called as unit circle. A circle whose radius is 1 unit is called as unit circle. A circle whose radius is 1 unit is called as unit circle. अब स्टैंडर्ड की डेफिनेशन क्या बन गई? अ सर्कल whose center at origin is called as standard circle. अब यूनिट सर्कल की क्या हो गई? अ सर्कल हुज रेडियस इज 1 यूनिट इज कॉल्ड एज यूनिट सर्कल। अब तीसरी जो डेफिनेशन है वो देखने वाले हैं, नंबर 3, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। अभी इसमें स्टैंडर्ड वर्ड भी आ गया, यूनिट भी आ गया, तो आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड सर्कल किसको बोलते हैं? सेंटर एट ओरिजिन। यूनिट सर्कल किसको बोलते हैं? रेडियस 1 यूनिट। अब स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल किसको बोलेंगे? अ सर्कल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन एंड रेडियस इज 1 यूनिट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। ये सर्कल है, इसका सेंटर ओरिजिन है और इसकी रेडियस 1 यूनिट है, तो ये जो सर्कल है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। ये ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे 0 0, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों भी 0 रहते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट 0 है, रेडियस 1 यूनिट है, इस सर्कल को बोलेंगे स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। तो डेफिनेशंस क्या बन गई स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल की? अ सर्कल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन एंड रेडियस इज 1 यूनिट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। स्टैंडर्ड सर्कल, अ सर्कल हुज सेंटर एट a circle whose center at origin is called as standard circle. Unit circle, a circle whose radius is 1 unit is called as unit circle. A circle center at origin and radius 1 unit is called as standard unit circle. अब ये तीनों के तीनों डेफिनेशंस आपको समझ में आ गई होंगी। अब ये जो सर्कल के डेफिनेशंस मैंने आपको बताया, यही डेफिनेशंस के ऊपर डिपेंड अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है डिफाइन किए हुए। तो वो क्या डेफिनेशन है ये हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं।